की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अब आपके साथ हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको 8085 का बेसिक जो फीचर्स है वो बताऊंगी, साथ में इसका आपको पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। हर ब्लॉक्स का क्या स्पेशल सिग्निफिकेंस है। फाइन, तो बेसिक फीचर्स की बात करें तो सबसे जो पहला फीचर है इसका बेसिक फीचर्स में सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये सिंगल प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक है, जो आपके पास 85 है इसमें अगर आप पावर सप्लाई दोगे तो वो कितनी आप दे रहे हो, प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है और 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे आपका 85 जो है वो वर्क कर रहा होता है। जैसे जैसे डिफरेंट प्रोसेसर्स आप पढ़ोगे तो हर प्रोसेसर की अपनी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है और वो उसी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा होगा। तो यहाँ के लिए ये 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे ये ऑपरेट करता है। ठीक, उसके बाद 85 एक हमारा 8 बिट का प्रोसेसर है। ठीक, अगर आपसे नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 85 जो है 8085 ये कितने बिट का प्रोसेसर है, तो 8085 आपका 8 बिट प्रोसेसर है। ठीक है, अब आपको ये चीज बताई थी कि अगर 8 जितने बिट का प्रोसेसर होता है दैट मीन्स कि उस प्रोसेसर की डेटा बस उतने ही बिट की होती हैं। तो अगर हमें पता है कि ये 8 बिट का प्रोसेसर है तो आप इजीली इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि इट हैज 8 बिट डेटा बस। ठीक है, इसकी डेटा बस कितनी बिट की होगी, 8 बिट की डेटा बस होगी। और अगर ये 8 बिट की डेटा बस होती है तो ये 2 द पावर 8 इज इक्वल्स टू 256। ठीक है, 2 द पावर 8 इज इक्वल्स टू 256 इनपुट आउटपुट लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये 2 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 256 इनपुट आउटपुट लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। इतनी लोकेशन अगर इसके आउटपुट इनपुट पे है तो वो उतने बिट पे लोकेशन एक्सेस करेगा। नेक्स्ट इसका जो फीचर होता है एक इंपॉर्टेंट, वो है कि इट हैज 16 बिट एड्रेस लाइन। ठीक है, 16 बिट एड्रेस लाइन। अगर इसके पास 16 बिट एड्रेस लाइन है तो देखिए डेटा लाइंस जो है जितने बिट की डेटा बस है वो बताती है कि कितना इनपुट आउटपुट लोकेशन एक्सेस हो सकता है और कितने बिट का प्रोसेसर है। और अगर एड्रेस लाइन 16 बिट की है तो 2 द पावर 16 इज इक्वल्स टू 64K। ठीक है, तो ये 64 किलोबाइट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आपका 8085 टोटल कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है, 64 किलोबाइट की मेमोरी जो आपका ये है प्रोसेसर वो एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो ये कुछ उसके फीचर्स के बारे में बात हो रही है कि सिंगल प्लस 4 पावर सप्लाई पे वर्क कर रहा है। ठीक है, इट ऑपरेट ऑन अ 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये एक 8 बिट प्रोसेसर है। ठीक है, इट हैज अ 8 बिट डेटा बस। अगर 8 बिट का डेटा बस है तो 2 दी पावर 8 इज इक्वल्स टू 256 इनपुट आउटपुट लोकेशन को एक्सेस कर रहा है और 16 बिट की एड्रेस लाइन है। दैट मीन्स कि ये टोटल 64 के बाइट ऑफ मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। अगर इससे ज्यादा मेमोरी आप चाहेंगे तो वो प्रोसेसर में आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी एड्रेस लाइन ही आपकी 16 बिट की होती है। अगर एड्रेस लाइन इसकी 16 बिट की है तो टोटल इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है, उससे ज्यादा की मेमोरी को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पे 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी को ये ऑपरेट करता है। तो ये ऑन चिप, ठीक है, ये ऑन चिप क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब चिप पे ही आपके 2 पोर्ट्स लगे होते हैं जिनके बीच में अभी जब पिन डायग्राम देखेंगे तो क्रिस्टल लगा होता है और वही 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर देता है। ठीक है, ये ऑन चिप क्लॉक जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑन चिप क्लॉक जनरेटर। ठीक, इसको ऑन चिप क्लॉक जनरेटर भी बोलते हैं। इसके बाद इसके जो मिसलेनियस फीचर्स होते हैं, मिसलेनियस फीचर्स में आप बोलेंगे कि इसके पास 5 इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अगर हम मिसलेनियस फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि
मिसलेनियस फीचर्स में आप सबसे पहली जो चीज आप इसमें मेंशन करोगे वो है इंटरप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो मिसलेनियस फीचर्स में पहली चीज है वो आपकी है इंटरप्ट्स, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन सेट इसके होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट, देन रजिस्टर्स और डेटा टाइप फॉर ALU, ठीक है। अब इंटरप्ट्स, यहां पर आपके पास 5 इंटरप्ट्स जो होते हैं वो ये यूज करता है, ठीक है। यहां पर आपके पास 5 इंटरप्ट्स होते हैं जो कि ये यूज करता है। 5 इसके पास हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, मतलब इसकी पिंस पे ही ये इंटरप्ट्स इनको मिल रहे होते हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होता है जिसको ये डिकोड करता है, रजिस्टर्स में उसके रिस्पेक्टिव डेटा को स्टोर करता है और ALU में रजिस्टर से डेटा लेके उसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इसके कुछ आपको फीचर्स बताए गए हैं। अब इसका एक प्रॉपर हम डायग्राम देखते हैं और उस डायग्राम से फिर उस पूरे सर्किट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एक पूरा एक आपका आर्किटेक्चर दे रखा है 8085 का, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चर है 8085 का, आर्किटेक्चर ऑफ 8085, ठीक। अब यहां से ध्यान से समझिए एक एक चीज की क्या है। इस पूरे आर्किटेक्चर में आप देखो तो एक चीज आपको ये पहले एक रजिस्टर दिख रहा है एक्यूमुलेटर, ठीक, और ये एक टेम्परेरी रजिस्टर दिख रहा है। अब अगर आप देखो तो एक्यूमुलेटर से भी डेटा ये आ रहा है और ALU में जा रहा है और टेम्परेरी रजिस्टर से भी डेटा आ रहा है और आपका ALU में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि पुराने लेक्चर में जो ब्रीफ बताया था उसमें यही बोला था कि एक्यूमुलेटर क्या करेगा, आपका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इसमें जो 2 डेटाज आ रहे होते हैं वो कहां से आते हैं, एक्यूमुलेटर से और टेम्परेरी रजिस्टर से डेटा आ रहा है, ठीक। एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है और जो भी रिजल्ट है, ठीक है, जो भी रिजल्ट है उसको कहां पर वापस से डाल दे रहा है। ये देखिए आपकी 8 बिट की इंटरनल डेटा बस है। ये जो डेटा बस आपकी है ये 8 बिट की है, ठीक है। अभी फीचर्स में बताया कि डेटा बस 8 बिट की है, तो 8 बिट की इंटरनल डेटा बस है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ALU ने उसको क्या कर दिया, डेटा बस पे प्लेस कर दिया। उसके बाद यहां पे देखिए ये एक फ्लैग रजिस्टर दिख रहा है। अब फ्लैग रजिस्टर हम बोले, ठीक, या स्टेटस रजिस्टर बोले, बात एक ही है। फ्लैग रजिस्टर बोले या स्टेटस रजिस्टर बोले, बात एक ही है। क्या करता है फ्लैग रजिस्टर, वट एवर द ऑपरेशन परफॉर्म इन ALU, उसके रिस्पेक्ट में जो मेरा आउटपुट आया है वो कैसा है ये फ्लैग रजिस्टर बता रहा है। इसीलिए देखिए ALU से कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं, ये चीज फ्लैग रजिस्टर में जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ कैरी वगैरह हो रहा होता है तो वापस से फ्लैग रजिस्टर से एक रिवर्स एरो आपको ALU में दे रखा है जो कि रिवर्ट बैक करता है। तो ALU में जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट तो ALU ने इस डेटा बस की हेल्प से आपको जहां पे भी डालना है उस पे प्लेस कर दिया, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो भी स्टेटस था वो फ्लैग रजिस्टर को बता दिया कि वो फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर उस हिसाब से अपनी कंडीशंस को शो करने लग गया, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो ये आपको दिख रहा है एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ऑपकोड रजिस्टर भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के 2 पार्ट है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात कर रही हूं तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन जो लिखी होती है वो 2 पार्ट्स होती है, एक ऑपकोड होता है और एक मेरा ऑपरेंड होता है, ठीक है। अब ऑपकोड मतलब क्या काम करना है और ऑपरेंड मतलब किस डेटा पे वो काम करना है, ठीक। तो क्या काम करना है यही तो मेरी इनिशियली इंस्ट्रक्शन हुई। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड करता है, ऑपकोड को होल्ड करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेरा ऑपकोड को होल्ड कर रहा है। देन इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग लगा है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने
इंस्ट्रक्शन को होल्ड किया है। लाइक अगर लिखा हुआ था ऐड, तो जो ये मेरा ऑपकोड ऐड था ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने होल्ड कर रखा था। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर इस ऐड को डिकोड करेगा और उस मशीन साइकिल इनकोडर मतलब उसी के रिस्पेक्ट में मशीन साइकिल्स बनेंगी। मशीन साइकिल्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होके कहाँ आ गई, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट उसी के रिस्पेक्ट में कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है। चलिए अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। इसपे X1 और X2 ये दो पिंस लगी हैं, इन्हीं के बीच में हम अपना क्रिस्टल लगा देते हैं जो कि मेरी 3 मेगाहर्ट्ज वाली क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसको जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए ऑन चिप क्लॉक जनरेटर बोला गया है, इसीलिए इसको बोला गया है ऑन चिप क्लॉक जनरेटर, क्योंकि ये पिंस लगे होते हैं और इन्हीं पे आप ये फ्रीक्वेंसीज को जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑन चिप क्लॉक जनरेटर। अच्छा, उसके बाद इसमें ये जो इस तरह से ये एरोज लगे हैं ये सब मेरे क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं। क्लॉक आउट है, रेडी है, RD, WR, ALE, SO, S1, IO, / M बार, इसमें कुछ सिग्नल्स होल्ड, HLDA, रीसेट इन, रीसेट आउट। ठीक है, इन कंट्रोल सिग्नल्स में हर सिग्नल का रिस्पेक्टिवली क्या मतलब है वो आप समझिए। क्लॉक आउट मतलब कि प्रोसेसर अगर कभी किसी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करना चाहे तो वो प्रोवाइड कर सकता है। तो क्लॉक आउट से क्या करता है, वो अदर सिग्नल, अदर पेरिफेरल्स को, जो अगर कोई आपके इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स लगे होते हैं उन पेरिफेरल्स को क्या करता है, क्लॉक प्रोवाइड करता है। ठीक, अब रेडी सिग्नल, रेडी मतलब कि अगर पहले सिस्टम रेडी है या नहीं आपका काम करने के लिए, तो ये रेडी सिग्नल ये बताता है। RD/WR बार यहां पर होता है। ठीक है, मतलब या तो प्रोसेसर रीड सिग्नल जनरेट कर रहा होगा, डेटा को रीड करना होगा, या तो प्रोसेसर राइट सिग्नल जनरेट कर रहा होगा जहां पे डेटा राइट होगा। ALE में जब काम होता है, जब आपका ALE में काम होगा तो उस टाइम ALE के लिए सिग्नल अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है या एड्रेस लैच इनेबल। अब ये एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल क्या है कि अभी जब आप मशीन साइकिल पढ़ोगे तो पहले इंस्ट्रक्शन फेच होके उसका एड्रेस सबसे पहले जाता है, तो एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल उसको बताएगा। उसके बाद SO और S1 दो सीरियल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो सीरियल पोर्ट्स होते हैं। फिर IO/M बार, भाई या तो मेरा प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से काम कर रहा होगा, या तो उसे मेमोरी से काम है, या तो उसे इनपुट आउटपुट से काम होगा। ठीक है, या तो आप करेंटली डेटा इन करा रहे हैं और प्रोसेसर काम कर रहा है, या तो आपने स्टोर कर रखा है उसके मेमोरी में और आप वहां से ले रहे हैं और काम करा रहे हैं। तो दो कंडीशन है, या तो इनपुट आउटपुट से लेके काम करा रहा है, या तो फिर वो मेमोरी से लेके काम करा रहा है। ठीक, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। अब होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज कब यूज किए जाते हैं ये समझिए। होल्ड का मतलब है कि प्रोसेसर को रोका गया, उसने कहा कि यस, अगर उसको होल्ड सिग्नल मिला है तो वो रुका है अपने काम को करने से, और रुकने के बाद वो होल्ड एक्नॉलेज देता है कि हाँ भाई, अगर किसी सिस्टम ने उसे होल्ड सिग्नल दिया दैट मीन्स कि वो रुक जाए, और वो रुक गया कि नहीं ये काम वो होल्ड एक्नॉलेज जब वापस से दे देगा तो वो दूसरे सिस्टम को बता देगा कि यस मैं रुक चुका हूं, अब आप बताइए कि क्या करना है। ठीक है, तो होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज अभी ये इंटरप्ट्स में यूज करेंगे, अभी बता रही हूं। उसके बाद रीसेट इन और रीसेट आउट, प्रोसेसर जब को रीसेट किया जा सकता है और प्रोसेसर से कभी किसी और पेरिफेरल डिवाइसेस को रीसेट आउट सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आपको समझ में आएगा। लेकिन ये एक इंटरप्ट कंट्रोलर है। ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोलर क्या है कि प्रोसेसर जो आपका है 8085 प्रोसेसर है उसके पास, ठीक है, कितने इंटरप्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये आप देख रहे हो, INTR, ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5। ठीक है, उसके बाद INTA बार, ये जो है ये आपका क्या होता है,
एक अक्नॉलेज सिग्नल होता है। अब जैसे कि कल भी मैंने थोड़ा सा इंटरप्ट बताया था कि इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट कंट्रोलर मतलब कि प्रोसेसर अपना एक रूटीन काम कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसर अपना एक रूटीन काम कर रहा था और अब आपने क्या कहा, आपने उसको कहा कि भाई रुक जाओ, अभी रुको और पहले मेरा ये जो दूसरा काम है वो करो। तो आप उसको रोकोगे तो आप प्रोसेसर को दो टाइप से रोक सकते हो। एक तरीका जो उसकी चिप है, ठीक है, अभी हम लोग चिप भी देखेंगे, उसकी चिप है, उस चिप पे पर्टिकुलर एक सिग्नल आपने दे दिया, ठीक है, तो ये 4 पिंस लगी होती हैं, INTR, ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5 और RST 7.5। या तो इन 5 पिंस पे किसी एक पिन पे आप उसको सिग्नल देके कहते हो कि रुक जाओ, ठीक है, और या तो आप सॉफ्टवेयर से मतलब प्रोग्रामिंग में भी ऐसे प्रोग्राम लिख के, सब रूटीन प्रोग्राम लिख के भी अपने सिस्टम को रोक सकते हो और उसको कोई दूसरा काम दे सकते हो। अब इंटरप्ट क्या हुआ कि आपने जैसे ही किसी पिन पे सिग्नल दे दिया, प्रोसेसर को ये पता चल गया कि मुझे अपना रूटीन काम रोकना है और अपना रूटीन काम रोक के इस पिन पे अगर इंटरप्ट सिग्नल आया है तो मुझे अपना काम रोकना है और जो मुझे सब रूटीन मिल रहा है, जो मुझे दूसरा काम ये पिन दे रही है कि अब इस काम को करो, वो काम परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी इंटरप्ट सिग्नल आता है प्रोसेसर रुकता है, लेकिन प्रोसेसर रुक गया, ये वापस से इंटरप्ट एक्नॉलेज क्या करता है, प्रोसेसर उस वापस से डिवाइस को इंटरप्ट एक्नॉलेज कर देता है कि मैं रुक चुका हूं, अब आप अपना सब रूटीन मुझे भेजिए, ठीक है। तो मैं वो जो आपका दूसरा सब रूटीन वाला काम था वो काम करूंगा और काम करने के बाद वो वापस से अपने जो आपका उसका नॉर्मल प्रोग्राम था, नॉर्मल रूटीन था, वो उसको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इंटरप्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेज वैसे ही होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, जब प्रोसेसर रुका उसने होल्ड करा और रुकने के बाद उसने होल्ड एक्नॉलेज कर दिया अदर डिवाइसेस को कि हाँ मैं रुक चुका हूं, मैं रुका हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप एक ब्लॉक देख रहे हो, ये ब्लॉक आपका क्या है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अब ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या है, ठीक है, देखिए प्रोसेसर 8085 में जो डेटा इन और आउट होता है, जैसे आप DLD में पढ़ के आए होंगे कि या तो डेटा को हम सीरियली इन करा सकते हैं या सीरियली आउट कराते हैं, सीरियली इन सीरियल आउट कराते हैं या सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट या पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो जब 85 बना था, ठीक है, तो उस टाइम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं यूज किया गया था, डेटा को इन और आउट कराने के लिए सीरियल पोर्ट से यूज किए जाते थे। सीरियली डेटा इन होता था और सीरियली डेटा आउट होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 पिन्स लगी हैं, SID और SOD, SID क्या कर रही है, SID स्टैंड फॉर सीरियल इन डेटा और SOD स्टैंड फॉर सीरियल आउट डेटा, ठीक है। देखिए जो प्रोसेसर में चीजें आ रही हैं उसमें आपको अंदर इन की तरफ एरो दिख रहा है और जो प्रोसेसर से चीजें जा रही हैं उसमें आपको बाहर की तरफ दिख रहा है। जैसे SOD में आपको बाहर की तरफ एरो दिख रहा है, देखिए SOD में आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, SID में आपको अंदर की तरफ दिख रहा है। इसी तरह होल्ड में आपको अंदर की तरफ दिख रहा है, होल्ड एक्नॉलेज में आपको बाहर की तरफ एरो दिख रहा है, ठीक है। इंटरप्ट एक्नॉलेज में बाहर की तरफ दिख रहा है, रेस्ट ऑफ द जो इंटरप्ट्स आ रहे हैं ये इसमें अंदर की तरफ दिख रहा है। अब यहाँ पे कई पिन्स होती हैं इंटरप्ट्स की, भाई एक नॉर्मल काम चल रहा था, ठीक है, उस काम के बीच में एक कोई दूसरा काम आया, इंटरप्ट आया। अब एक बंदे ने इंटरप्ट किया, ठीक है, प्रोसेसर अपना काम रोक के उसको एंटरटेन करने लगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 पिन 5 पिन दिख रही हैं। अगर 2 पिन पे इंटरप्ट आ गया तो क्या करेंगे, तो वहां पे इंटरप्ट प्रायोरिटी के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कई पिन से और सभी पे इंटरप्ट आ सकता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी आ सकते हैं जिसमें प्रोसेसर को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में से एक डिसाइड करना पड़ता है कि वो पहले हार्डवेयर इंटरप्ट को एंटरटेन करेगा या पहले सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को एंटरटेन करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है मतलब मल्टीपल इनपुट्स है और वो एक सिंगल आउटपुट में उसको कन्वर्ट कर रहा है। बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, डेटा सीरियली ऑपरेट किया जा रहा है। उसके बाद पूरा एक रजिस्टर सेक्शन है, ठीक है, रजिस्टर सेलेक्ट, जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टेम्परेरी रजिस्टर W है, टेम्परेरी रजिस्टर Z है। एक्चुअली ये रजिस्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करने के काम आते हैं, ठीक है। फिर BC, DE, HL ये जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो कि यूजर को दिए जाते हैं, जिसमें यूजर अपना डेटा जो है वो इन कर सकता है।
इसके अलावा स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर 85 में ये दोनों 16 बिट के होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया कि यहाँ पे एड्रेस लाइंस कितने बिट की है, 16 बिट की, तो उसके हिसाब से टू दी पावर 16 मतलब 64 किलो बाइट मेमोरी एक्सेस हो रही है। और अगर 64 किलो बाइट मेमोरी एक्सेस होनी है तो ये एड्रेस यहाँ पे अगर स्टोर हो रहा है तो ये रजिस्टर्स भी कितने बिट के होंगे, 16। रेस्ट ऑफ द रजिस्टर्स 8 बिट के हैं, लेकिन सिर्फ यही दोनों रजिस्टर्स हैं जो 16 बिट के होते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, ये क्या करता है कि भाई अब प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा या स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, वो चीज कहां से हो रही है, उनको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काम करने का काम कौन कर रहा है, ये लैच कर रहा है। इसके बाद ये बफर्स लगे हुए हैं, एड्रेस बफर और डेटा एड्रेस बफर। ठीक है, अब एड्रेस बफर या एड्रेस डेटा बफर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट आउटपुट पोर्ट की, ठीक है, उसको सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कराने के लिए हम बफर्स लगा रहे होते हैं। पहले डेटा को वहां पे रखते हैं, उसके बाद सिस्टम में इन या आउट करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स बताए गए हैं। अब इसके बाद एक एक करके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस जो हम लोगों का हुआ है, तो ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर एक एक चीज को प्रॉपर क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, मैं साथ में बता दूं कि नोट्स आपके इस पूरे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए हुए हैं, तो प्लीज वहां पे जाइए, नोट्स को एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, चलिए जनरल पर्पस रजिस्टर, तो रजिस्टर की जो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, इनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं। अब जनरल पर्पस रजिस्टर क्या है कि जो आपके ये देखिए रजिस्टर एरे BCDEHL, जो ये रजिस्टर्स हैं हमारे BCDEHL, ये मेरे जनरल पर्पस रजिस्टर है BCDE और HL। ठीक है, अब ये रजिस्टर नॉर्मली तो प्रोग्रामर को दिए जाते हैं, जिसमें प्रोग्रामर अपना डेटा इन कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि वैसे तो ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने भी रजिस्टर्स हैं सब 8 बिट के रजिस्टर हैं, क्योंकि सारे के सारे रजिस्टर डेटा के लिए हैं। बट 2 स्पेशल रजिस्टर्स हैं जो एड्रेस के लिए हैं, और यहाँ पर वो 16 बिट के होंगे। अब BC रजिस्टर, ठीक है, ध्यान से देखिए, B रजिस्टर है और C रजिस्टर है, तो इंडिविजुअली अगर मुझे सिर्फ एक रजिस्टर का 8 बिट का काम है तो मैं B यूज करूंगी, या 1 बिट का काम है 8 बिट है तो C यूज करूंगी। ठीक है, तो ये अकेले तो 8 बिट की तरह यूज किए जाते हैं। बट एक स्पेशल फीचर यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर बाय डिफॉल्ट आपको 16 बिट कहीं पर एक साथ स्टोर करनी है, ठीक है, तो ये ग्रुप में भी यूज किए जाते हैं और ये BC नाम से बोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो BC, DE और HL रजिस्टर ये जो है ये 16 बिट रजिस्टर्स की तरह भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ये डेटा ही स्टोर किए जाएंगे, इनमें एड्रेस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर BCDE और HL है, ये 8 बिट के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप चाहिए, अगर आपके पास 16 बिट का डेटा है तभी भी इनमें स्टोर किया जा सकता है। अब आज जैसे मैंने लिखा BCDEHL, ये स्पेसिफिक है, इसके अलावा आप BE, CD, DL, EH ये नहीं बना सकते हो। ठीक है, BCDE और HL यही इनकी ग्रुपिंग है, और ये इसी फॉर्म में 16 बिट का डेटा यूज करेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे टेम्परेरी रजिस्टर की बात करते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर देखिए कहाँ कनेक्ट है, ये ALU था, ALU से डायरेक्टली जो डेटा आ रहा है वो कहाँ पर है, टेम्परेरी रजिस्टर में। ठीक है, तो टेम्परेरी रजिस्टर क्या करता है कि मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी जिसमें आपने लिखा ऐड B, ठीक, अब B रजिस्टर में मतलब कि ऐड B, तो मुझे B रजिस्टर का डेटा लेना है, और बाय डिफॉल्ट मुझे दूसरा डेटा कहां से मिल रहा है, एक्यूमुलेटर से मिल रहा है, क्योंकि मैंने पुराने लेक्चर्स में भी बताया है कि एक्यूमुलेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर। ठीक है, और ये ALU के साथ डायरेक्टली एक्सेस करता है। डेटा ऑपरेट होने के बाद बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में भी सेव रहता है हमेशा। ठीक है, अब आपने बोला कि यहाँ पे तो टेम्परेरी रजिस्टर से डेटा आ रहा है, ठीक है, टेम्परेरी रजिस्टर से डेटा आ रहा है, यहाँ पे ऐड B लिखा है, ऐड B लिखा है, इसका मतलब मेरा एक डेटा रजिस्टर B में है और एक एक्यूमुलेटर में है। तो अब टेम्परेरी रजिस्टर क्या करता है, ये B रजिस्टर वाले डेटा को पहले टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा और ALU वहां से डेटा लेगा। ठीक है, B रजिस्टर ALU के लिए नहीं है, B रजिस्टर हमारे लिए था, हमने B में रखा डेटा। ठीक, अब सिस्टम ने
उसको बी से टेम्परेरी में ट्रांसफर कर दिया, देन अब एएलयू टेम्परेरी और एक्यूमुलेटर से डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी डेटा रजिस्टर का ये आपको बताया गया है। इसके बाद ये एक डब्ल्यू और जेड रजिस्टर होता है। देखिए यहां पर ही दिया हुआ है, टेम्परेरी रजिस्टर में ही देखिए ये दे रखा है रजिस्टर डब्ल्यू और टेम्परेरी रजिस्टर में ही जेड। जो इसके पहले वाले पेज पे डायग्राम है वो बड़ा है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको लिंक में भी जो डायग्राम है वो भी काफी बड़ा है तो वहां भी क्लियर है। अब डब्ल्यू और जेड रजिस्टर्स बेसिकली क्या होता है, स्वैपिंग के लिए या एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वैल्यू है, आपने कहा कि मुझे एचएल रजिस्टर में वैल्यू थी और मुझे बीसी रजिस्टर में की वैल्यूज के साथ एक्सचेंज करना है। एच वाली वैल्यू बी में आ जाए, एच वाली वैल्यू बी वाली एच, एल वाली सी और सी वाली एल। तो ये जो एक्सचेंज करना है, तो ड्यूरिंग द एक्सचेंज टेम्परेरी डेटा को हम कौन से रजिस्टर में यूज प्लेस कर सकते हैं, डब्ल्यू और जेड रजिस्टर में। ठीक है, तो ये एक्सचेंज का काम करते हैं। अभी आप बहुत सारे ऑपरेशंस आगे देखोगे जहां पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है या रोटेशन मूव हो रहा है, तो डेटा को हमें एक्सचेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस प्रोग्रामिंग में, उस प्रोग्राम्स में आपके डब्ल्यू और जेड रजिस्टर बहुत ज्यादा यूज किए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं, ये तो दो टेम्परेरी हो गए। फिर बात करते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर की। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में पहला रजिस्टर एक्यूमुलेटर, बार बार बता रही हूँ शुरू से, ये भी क्या है आपका 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, ये आपका 8 बिट का रजिस्टर है। इसमें इसी से डेटा एलयू में आना है और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जहां भी आप डेटा को सेव कर रहे हैं वहां तो जाएगा ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट एलयू में भी जाएगा। नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर। ये बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है 85 का, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यहां देख रहे हैं, ऑपकोड को रखेगा। ठीक, उसके बाद 16 बिट के दो रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या है, दोनों एड्रेस को होल्ड करते हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, भाई आपने कहा कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, अब अगर आपने कोई भी प्रोग्राम बना के रखा तो मेमोरी में ये प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम एक रिस्पेक्टिव एड्रेस पे सेव है, हर प्रोग्राम एक रिस्पेक्टिव एड्रेस पे सेव है। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है, जो भाई कोई इंस्ट्रक्शन फेच हुई, उसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शन, कौन से इंस्ट्रक्शन पे आपको ऑपरेट करना है, उसका एड्रेस कहां पे होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर पहले से ही होल्ड करके रखता है। मान लीजिए कि कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कहा कि एड बी वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब इसका कोई अपना एक एड्रेस है, मान लीजिए ये 2000 H पे है, इसके बाद वाला एड्रेस है 2001 H, तो यहाँ पे कुछ लिखा है सब A। ठीक है, तो जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोग्राम काउंटर ने क्या किया, अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखी है 2001 H पे, तो तुरंत उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो प्रोसेसर हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम काउंटर को चेक करता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट एड्रेस, और उस एड्रेस पे जाके अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। अब जब काम शुरू होता है, ठीक है, जब सिस्टम आपका पहली इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो पहली इंस्ट्रक्शन तो प्रोग्राम काउंटर से ही लेनी है, और उसको वापस से जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन फेच हुई और प्रोग्राम का सिस्टम आपका अपना काम करने लगा, तुरंत प्रोग्राम काउंटर में अगली एड्रेस आ गया, अगला, और अब सिस्टम क्या करेगा, वहां से जाएगा, दूसरा वाला एड्रेस लेगा और उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है कि नॉर्मली मैंने कहा कि मेरे पास मेमोरी है, मेमोरी में मैं क्या करती हूँ कि कुछ जगह को रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, जो ये स्पेशल जगह रिजर्व कर दी जाती है इसको बोलते हैं स्टैक मेमोरी। ठीक, स्टैक मेमोरी, अभी ये सब मेमोरी पार्ट पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। स्टैक मेमोरी में, अब स्टैक मेमोरी का एड्रेस कौन होल्ड करता है, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, स्टैक मेमोरी का एड्रेस स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है, चूंकि ये भी एड्रेस होल्ड कर रहा है, दैट्स व्हाई ये भी 16 बिट का रजिस्टर है। ठीक, चलिए अब ध्यान से समझ लेते हैं कि फ्लैग्स क्या है, क्योंकि फ्लैग आपके कोर्स में है और पूछा जाएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट आपका आता है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर, या इसको हम स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं, स्टेटस रजिस्टर। देखिए
अभी आप लोगों को मैंने बोला कि ALU ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक, ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था, और उसके बाद उसके रिजल्ट को उसे जहां भी भेजना था उसने भेज दिया, जो भी आपने उसको जगह बता रखी होगी इंस्ट्रक्शन में, साथ में एक्यूमुलेटर में भी कॉपी कर दिया, और उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटस था कि आपका ऑपरेशन कैसा था, उसको वो उस स्टेटस को स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर में भी होल्ड करता है। तो यहाँ पे 8 बिट का प्रोसेसर है, मोस्ट ऑफ द रजिस्टर 8 बिट के हैं, इसीलिए फ्लैग रजिस्टर भी क्या होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। तो ये 8 बिट का एक फ्लैग रजिस्टर बना लेते हैं। D0 बिट, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, ठीक है। डिजिटल में हम हमेशा 0 से ही स्टार्ट करते हैं, बिट्स की काउंटिंग 0 से रहेगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 1 से मत लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या, किस बिट पे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो D0 बिट जो होती है वो CY, दैट इज कैरी बिट है वो, ठीक, ये कैरी बिट है। उसके बाद D1 बिट डिफाइन नहीं की गई है, D1 बिट डिफाइन नहीं की गई है। D2 बिट होती है पैरिटी के लिए, D3 बिट डिफाइन नहीं की गई है, D4 बिट होती है ऑक्सिलरी कैरी के लिए, D5 बिट डिफाइन नहीं की गई है, D6 बिट होती है जीरो फ्लैग के लिए, और D7 बिट होती है साइन फ्लैग के लिए, ठीक है। तो 8085 में फ्लैग रजिस्टर होता तो आपका 8 बिट का है, बट वो शो आपके 5 स्टेटस ही कर रहा होता है, 3 बिट्स जो है वो अनडिफाइन है। अब ये क्यों अनडिफाइन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली जब 85 बना था तो 5 ही स्टेटस को वो शो कर रहा था, इससे ज्यादा चीजें उस टाइम तक फाइंड आउट नहीं थी कि और क्या क्या स्टेटस हम शो कर सकते, इसीलिए 3 को अनडिफाइन कर दिया गया, ठीक। अब देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि D0 बिट क्या होगी। D0 बिट क्या है कि आपने बोला कि ये मेरी जो है D7 से शुरू करते हैं अगर, तो ये हो गई साइन फ्लैग, ठीक है, साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या बताएगा कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसमें अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो साइन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो साइन फ्लैग आपका हाई हो जाएगा, फाइन। उसके बाद हम देखते हैं जीरो फ्लैग, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये साइन फ्लैग हो गया। अब साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और नॉर्मल कैरी फ्लैग। अब एक एक करके समझते हैं कि साइन फ्लैग क्या होता है। अब साइन फ्लैग क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपका एक 8 बिट का रिजल्ट आया, ठीक है भाई, कोई ऑपरेशन आप करोगे, मान लो आपका रिजल्ट आया 0 1 1 0 1 0 1 1, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 बिट का रिजल्ट आया। अब अगर इसमें ये जो D0 वाली बिट ये होगी जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये D1 वाली बिट होगी और ये D7 वाली बिट होगी। ये ALU ने ये आउटपुट आपको दे रखा होगा, ठीक है। अगर ये D7 वाली बिट 0 है, ठीक है, अगर D7 वाली बिट 0 है तो साइन फ्लैग क्या होगा, साइन फ्लैग आपका क्या बताएगा, 0। और अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब कि ये मेरी पहली बिट क्या आई होगी, 1 आई होगी, ठीक है, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो नेगेटिव नंबर को शो करता है। 8085 टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करता है, तो अगर ये वैल्यू 1 आई होगी इसका मतलब साइन नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ये 1 दिखाएगा। अगर ये 0 दिखाएगा दैट मीन्स कि कोई भी आपका ये नंबर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या होता है कि अगर ALU ने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और मान लीजिए कि सारा आउटपुट आपका क्या आ गया, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, पूरा रिजल्टेंट 0 आ गया, पूरी 8 बिट 0 आपकी शो हो गई, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग तुरंत आपका हाई हो जाएगा, जीरो फ्लैग आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। ये तुरंत जीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ गया 0 1 0 0 या 0 0 0 0 कुछ भी अगर आ गया, अगर सारी बिट 0 नहीं है तो जीरो फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ऑक्सिलरी कैरी, ऑक्सिलरी कैरी में समझने के लिए आपको निबल्स पढ़े थे, ठीक है, क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑपरेशन था जिसमें हम लोगों ने कहा कि ये आपकी बिट थी D0,
ये है D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7, ठीक है। और आप एक ऑपरेशन इस पे मैं आपको लिख के बता रही हूं कि ये 1 1 0 0 1 000 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बिट्स आप जो इस पे ऑपरेट कर रहे हो वो मान लेते हैं कि 0 0 0 0 एंड 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो निबल क्या होता है कि जब 4 बिट आपकी कंबाइन है तो ये एक निबल बना रही थी, ठीक है। ये डीएलडी में ये भी पढ़ चुके होंगे। अब यहां से समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड अ कैरी फ्लैग। अब अगर आपने इसको मान लीजिए मुझे ऐड करना था और मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट देखिए 1 0 1 1 1 0। अगर 4th बिट के बाद कैरी गया है 5th बिट पे या D3 से D4 पे अगर कैरी जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हाई हो जाता है। अगर D3 से D4 पे कैरी जाता है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हाई हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखो आप D3 में 1 1 0 कैरी आ गया 1, ये 1 गया यहाँ पे तो तुरंत आपका ऑक्सिलरी कैरी हाई हो जाएगा। अगर D3 से D4 पे कैरी नहीं गया है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 0 रहेगा, ऑक्सिलरी कैरी आपका 0 रहा, ठीक है। तो बस कैरी और ऑक्सिलरी कैरी में यही डिफरेंस है। यहाँ पे निबल के हिसाब से काउंटिंग होती है, वहां पे पूरे बाइट के हिसाब से काउंटिंग होती है, ठीक है। अब पैरिटी फ्लैग देखते हैं। पैरिटी फ्लैग क्या है कि अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल आपका रिजल्टेंट आया 1 0 1 0 0 0 0 1, 8 बिट का ऑपरेशन हो गया आपका, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आउटपुट था। अब अगर इस रिजल्टेंट आउटपुट में आप नंबर ऑफ वंस काउंट करो, कितने वंस है 1 2 3, ठीक है। मतलब कि कितने वन है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो इस टाइम आपका क्या हो जाएगा, पैरिटी फ्लैग जो होगा ऑड नंबर ऑफ वंस पे आपका पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है। आपका पैरिटी फ्लैग ऑड नंबर ऑफ वंस पे क्या हो जाएगा, सॉरी पैरिटी फ्लैग आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है। अगर ऑड नंबर्स ऑफ वंस है तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है, ठीक है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो पैरिटी फ्लैग रीसेट होगा। और अगर इवन नंबर ऑफ वंस हो गया लाइक 1 1 1 0 0 0 0 1, तो कितने वन हो गए, 1 2 3 4 वन हो गए, मतलब एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर ऑफ वंस हो गए तो ये पैरिटी फ्लैग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये इवन एंड ऑड के लिए हो गया। अब आगे देखते हैं कि एक आपका बचा कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या है, कैरी फ्लैग में आप क्या करोगे कि आपने कोई 8 बिट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। और उस पे जैसे कि आपने ये कहा कि 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 1 एंड 0 1 0 1, तो इसको आप ऐड करो तो 0 0 0 0 1 0 0 0। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 8 बिट के बाद एक ओवरफ्लो हुआ, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही ये बिट आई कैरी फ्लैग तुरंत क्या हो गया, हाई हो गया, कैरी फ्लैग हाई हो गया या 1 सेट हो गया। तो स्टेटस रजिस्टर बेसिकली क्या कर रहा है कि कोई भी जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटस है वो सारा स्टेटस आपका शो कर रहा है, ठीक है। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग, 5 स्टेटस शो करता है। अब कभी कभी आप पूछ लेते हैं कि यार 8 बिट का प्रोसेसर है, 5 ही स्टेटस शो कर रहे हो, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3 बिट्स, तो वो क्या है, अनडिफाइंड है, जिसपे मैंने ये क्रॉस लगाया है लाइक D1 D3 एंड D5, ये बिट्स क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं की गई है। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ 8085, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं 8085 का पिन डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे मशीन साइकिल और इंटरप्ट साइकिल और इन सारी साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इट्स ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ 8085। थैंक यू फॉर वॉचिंग।